अल्लाह के अलावा कोई किसी को मानेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। देखिए इंडिया में पब्लिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। आप दुबई में चले जाएं, उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है। नहीं, जो वो अब वो इतनी रखता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो डेवलप वो उसको कर सकता है। और इजराइल ऐसा जो कोई कंट्री नहीं है, फ़लस्तीन कंट्री है, जूश ऑक्युपाइड फ़लस्तीन कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि हमारी तरह 35-35 40-40 साल हुकूमत करके जो अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया है। तो पाकिस्तान को जाके ज़रा विलेजेस में देखें, बलूचिस्तान में देखें, ठीक है, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को कहाँ पे लेके गए हैं। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है। वो तो हमने रोल वही दिया। मैं कह रहा हूँ ना, वही उस पे है, आगे हम सोच नहीं रहे। ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। देखें, हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। मिनिस्टर मोदी की अगर बात करते हैं, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए ऐसे कौन से कारनामे सरअंजाम दिए हैं जो आज हर चैनल पर वो सिर्फ अपने मुल्क की ऑपोजिशन के लिए ही नहीं खतरा बन गए, बल्कि पूरी दुनिया उनके गुनगारी है। क्या ऐसा किया उन्होंने? मोदी की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, वो स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देता है। स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी के बाद वो हर चीज़ जो उसके मुल्क को डेवलप कर सकती है, वो आईटी हो, उसका जो मेन मकसद होता है वो कहता है कि यार बाहर के इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आए। और यहाँ की जो अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बता दें, वो जस्ट कुछ भी नहीं है। अभी भी देख लें, इलेक्शन आने वाले हैं, पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई सारे आपस में झगड़ेंगे और बाद में क्या होगा, ये सारे मिल बैठ के हुकूमत करेंगे। वहाँ पे ये सीन नहीं है। वहाँ के बाहर वो कहते हैं कि इन्वेस्टर, जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा मेरी डेमोक्रेसी आएगी। वो क्यों नहीं हारते? वो 5 साल की हुकूमत के लिए आते हैं, वो 5 साल पूरे करता है, वो 3 साल की हुकूमत क्यों नहीं करता? साल हो गया अभी तो उनको बैठे हुए को, तीसरा दौर हुकूमत आने वाला है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी कोई भी बेनज़ीर लगा लें, बेनज़ीर ने 3 साल हुकूमत की है, उसमें करप्शन का निज़ाम लगा के उसे बाहर निकाल दिया। जरदारी की 3 साल, नवाज शरीफ की 3 साल, इमरान खान की 3 साल। बिल्कुल आपकी बात में दम है। तीसरी दफ़ा भी अगर उनका टेन्योर आ जाता है तो वो हमसे कितना और आगे चले जाएंगे, जैसा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर। अगर बात करें तो इंडिया तो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा सच के आप अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का भी कंपेयर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी अपनी प्राइस देखेंगे यार, 1 रुपया आपका अफ़गानिस्तान कब आज़ाद हो रहा है, कब तालिबान की हुकूमत आई है, कब इकोनॉमी उनकी 2 रुपये होगी। हमारा बांग्लादेश हमारे मुल्क का हिस्सा था, तो कितने उनके 2 रुपये हो गए हैं, डबल हो रहे हैं। क्यों? वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। नॉट सच के मुझे सीट चाहिए, पावर चाहिए और मुझे एक प्रोटोकॉल चाहिए। और हमारी सबसे गलत है, रॉन्ग वे पे है, हम खुद हैं, अवाम खुद है। क्यों? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली बाहर की कुव्वतें हैं। और पाकिस्तान को बाहर, आपके घर का मामला है, कोई बंदा बाहर का स्ट्रॉन्ग पर आ जाता है, एमएनए, तुमने ये नहीं करना, आप डर के बैठ जाओगे मैं ये नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? मुझे आज भी याद है, रशिया से जब सस्ता ऑयल खरीदना था, हम पर सैंक्शंस लगी, हमने नहीं खरीदा, हमने नहीं। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कहा तुम लोग कौन होते हो हमारे लिए, हमारी नेशन फर्स्ट है, हम तो लेंगे सस्ता तेल। उन्होंने लिया, हम वहीं बैठे के बैठे रह गए। आप कोई भी देखें, कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ पाकिस्तान में होता है, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट चाहिए, मेरे मिनिस्टर को प्रॉफिट चाहिए, मेरे ब्यूरोक्रेट को प्रॉफिट चाहिए, फिर हमारा जो प्रोजेक्ट आता है ठेकेदार को प्रॉफिट चाहिए। तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट लेने वाला तो कैसे कर सकता है ये मुल्क तरक्की? और वो प्रॉफिट जाता कहाँ है? प्रॉफिट जाता कहाँ है कि अब देखें ज़रा, आप कोई भी इलेक्शन देख लें यार, एक एमएनए की पे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। वो पागल है, 20 करोड़ लगा के एमएनए की टिकट क्यों खरीद रहा है 3 लाख पे लेने के लिए? क्यों? पाकिस्तान की बात करें, भारत की कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप भारत में ऐसा नहीं है। भारत के ये है कि उनके अपने बिजनेस हैं। वो अगर 1 करोड़ लगा लिए ना उन्होंने, कम से कम 10 लाख तो लगा रहे हैं, एजुकेशन में कुछ लगा तो रहे हैं। उनकी एजुकेशन बहुत आगे है हमसे, उनका बजट देखिए, हमारा बजट देखिए।
उनकी एजुकेशन कैसे ना आगे हो, उन्होंने पहली प्रायोरिटी रखी हुई एजुकेशन की। एज के लास्ट डे हमारा टूर था तरबेला डैम में, हमारा टूर हम गए हैं, वहाँ पे फॉरेनर आया तो डायरेक्टर हमें सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये इस डैम से ये होगा, ये होगा, ये होगा। उसने बोला कि ये स्टूडेंट्स हैं जी, आई वांट टू बी इंटरेक्शन विद देम। तो मैंने हैरान हो गया कि यार ये बंदा हमसे क्यों इंटरेक्शन कर रहा है। कहता है यू आर द वर्थ ऑफ द नेशन, कि हम एक नेशन की कौम का, कहाँ पे कौम का सरमाया, हम नहीं सरमाया, हम कुछ भी नहीं है। अभी मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, जॉब्स कहाँ पे हैं, कोई जॉब्स नहीं है। इसी सोच में सीनियर्स बूढ़े हो जाते हैं हमारे। बीएससी करो, 4 साल की डिग्री वेस्ट करो, 2 साल का एमएस करो, उसके बाद सोचते हैं कि चलो यार हम मामा बाबा घर भेज दो, 40-50 लाख लगाओ और हमें अब रोड भेज दो, वहाँ पे जा क्या करेंगे, मजदूरी। तो यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे जो इंटेलिजेंट इंजीनियर हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे रुक के कुछ करेंगे तो यहाँ पे डेवलप हो। ठीक है, मोदी अगर आता है, मोदी के सबसे पहले ये कि हवा बनाया हुआ है कि मोदी आता है तो मोदी पाकिस्तान या मुसलमानों के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडा ये चीज़ें करता है। अगर ये चीज़ें होती, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है या पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, तो मोदी नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे क्यों आता है, उसकी नवासी की। जो कश्मीर के लोग हैं, मेरा को 3-4 कश्मीर के लोगों से वास्ता पड़ा है, उनमें से ज़्यादातर लोगों की मैंने राय ये देखी है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे हैं या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। देखें, हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो अपनी फील्ड का वो एक्सपर्ट है तो। पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी इमाम और जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस तो बेचारे खैर उनको साइड पे करें, जो पीछे उनके हैंडलर्स हैं, उन्होंने हमें शुरू से यही सिखाया है कि हर जगह पे मुसलमान ठीक रह रहे हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बाकी हर जगह मुसलमान जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यशी कर रहे हैं। इनकी भी बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हमारा एक ऐसा जिसे हम दुश्मन समझते हैं। वो तो एक डिस्प्यूटेड मसला है ना। अगर आपने मुसलमानों के हुकूक की बात करनी है, फिर आप चाइना के अंदर भी करें, ठीक है, फिर आप रोहिंग्या के अंदर भी करें, फिर जिधर भी होगा, क्योंकि एक मुल्क के अंदर बहुत सारे मजहब रहते हैं और उन सबका किरदार होता है उस मुल्क की तरक्की के अंदर, और जिसके अंदर हमें इंडिया के अंदर वो चीजें नजर भी आ रही हैं। ठीक है, वहां पे ऊपर आप देखें उनकी इंडियन टीम के अंदर कितने मुस्लिम्स हैं जो खेल चुके हुए हैं। इरफान पठान देख लें, यूसुफ पठान देख लें, मोहम्मद शामी देख लें, जहीर खान देख लें, मोहम्मद कैफ देख लें, मोहम्मद सिराज, ठीक है, मोहम्मद सिराज देख लें। वहां पे देखें उसने CSS किया। मैं ये इंडियन लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार हमारे मुल्क का निज़ाम ये है कि उस बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसने CSS का इम्तिहान पास किया। पाकिस्तान का सबसे, ये क्लियर करेंगे, सबसे मुश्किल इम्तिहान, जिसमें आपकी जो है ना वो चूज होने की रेशो तकरीबन 0.7% होती है, जितने लोग इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं। लेकिन वो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसने CSS का पेपर दिया, क्लियर किया और पोस्टिंग उसकी हुई। उसके बाद हमारे कुछ लोगों ने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था, वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहा था, उसको काम नहीं करने दिया, आखिरकार वो डिप्रेस हो गया, उसने कर ली। अकबर के बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, मैं उसका क्रिटिक नहीं हूँ। मैं उसको ये कहता हूँ कि 49 ईयर्स उसने रूल किया पूरे इंडिया के ऊपर, और उसने किस तरह हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सबको इकट्ठा करके रखा है। वही पॉलिसी जो है ना, अब ये मैं खास उस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, पूरी अकबर बादशाह की सोच नहीं थोप रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब उसी चीज को मेरा ख्याल है कि इंडिया इस टाइम लेके चल रहा है। उसने हमें जाके अमेरिका की वार के अंदर क्यों घुसेटा? 70,000 मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने वहां पे अपनी जान दी। पहले मुझे बताएं कि आपको मसला क्या था, आप क्यों अमेरिका की वार के अंदर जाके बढ़े हैं? ठीक है, और आज तक हम उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगत रहे हैं, और अगले 40 साल तक हम भुगते रहेंगे। जनरल ज़िया-उल-हक प्रॉक्सी लेके आया पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब और ईरान की वार लेके आया, वहां पे हमारी मजहबी बुनियादी के ऊपर कितने तफरके फैले।